नमस्ते सर। हाँ जी नमस्ते। मैंने ना अभी मेरा पेपर हुआ था अभी अच्छा। साइंस का हाफ ईयरली का, तो है ना मैंने पूरी है ना एनसीईआरटी कर ली, पूरा उसके इंटेक्स कर लिए, पूरे उसके बैक के क्वेश्चन कर लिए, पूरा का पूरा उसका एक एक वर्ड पढ़ा मैंने, तब भी जाके ना मेरे मार्क्स नहीं आ पाए हाफ ईयरली में। क्या मुझे बताएंगे ऐसा क्यों हो रहा है सर? मैं बहुत टेंशन में हूँ, मेरे ना फाइनल आएंगे 2-3 महीने बाद। मैं सोच रहा हूँ मैं करूँ तो क्या करूँ, एनसीईआरटी के बाद अब क्या रह गया? बता, तूने सब कुछ कर, तेरे दिमाग में एक बार भी आया कि तुझे एग्जाम्पलर करनी चाहिए कि टीचर के बाद ये भी ऑप्शन है कि वो एग्जाम्पलर के पास भी जा सकते हैं क्वेश्चन उठाने वहाँ से? तो यार हमें यही तो करना होता है, हमें टीचर से सिर्फ यही देखना है कि वो टीचर किस हद तक क्वेश्चन को बना सकता है। ठीक है, तो बस इतनी छोटी सी बात समझ ले और हर एक चैप्टर की ना एग्जाम्पल कर जा। मैं ना अपने चैनल पे सारे के सारे एग्जाम्पल जितने भी चैप्टर है 1-2 महीने में तेरे फाइनल से पहले डाल दूंगा, वो करके जा, गारंटी दे रहा हूँ मेरे रिजल्ट की 75+ आएंगे तेरे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं चैप्टर की। सो लेट्स स्टार्ट दिस। नमस्कार बच्चों, माई सेल्फ रोहित कुमार, वेलकम टू योर चैनल डियर टॉपर वेयर वी मेक टॉपर्स। सो क्या आपकी भी यही प्रॉब्लम है? कितना भी पढ़ लो तब भी लगता है यार मार्क्स आ ही नहीं रहे? उसके पीछे एक ही वजह है कि आप सिर्फ एनसीईआरटी में अटक के रह जाते हो और आपकी टीचर है ना आउट ऑफ द बॉक्स सोच जाती है, एनसीईआरटी से बाहर सोच जाती है और आपको पूरा पेपर ख़राब कर देती है। तो क्या सोचती है उसके बाद जो अगला ऑप्शन होता है ना वो होता है एग्जाम्पलर का। आप में से कितने बच्चे देखे मैंने जो एग्जाम्पलर छोड़ के जाते हैं, वो टच भी नहीं करते? क्यों नहीं करते भाई? जब आपको पता है टीचर इससे पेपर सेट करेगी, जितने भी एग्जाम MCQ आएंगे ज़्यादातर इसी से मिलेंगे, तो दिक्कत क्या है? तो इस प्रॉब्लम से बचने का एक ही तरीका है। अगर आप चाहते हो, अभी भी फाइनल हमारे 2 महीने बाद है, आप चाहते हो फाइनल में स्कोर करना, तो यार अभी से शुरुआत करनी है हमने। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये पूरा का पूरा जो PDF है एग्जाम्पलर की ग्रेविटेशन की, ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, एक बार चेक कर लेना। आपने खुद ट्राई करना हो खुद ट्राई कर लेना। ठीक है, उसके बाद भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट्स में लिख देना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन की एग्जाम्पलर। सो लेट्स स्टार्ट दिस। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 2 ऑब्जेक्ट और डिफरेंट मास। 2 ऑब्जेक्ट है जिनका मास क्या है? जिनका मास बिल्कुल अलग अलग है। फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ मून, मतलब मान लो मून से 2 ऑब्जेक्ट को गिराया जा रहा है, ए को और बी को। तो भाई बताओ इनमें से क्या क्या होगा? दे हैव द सेम वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, दे हैव डिफरेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो देखो सेम ही होगी, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। पता है क्यों? क्योंकि भाई जब भी वो नीचे गिरेगा अर्थ की तरफ तो वो कुछ 9.8 से गिरता है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, बट मून पे अलग हो जाती है, बट एक्सेलरेशन सेम होगी। दे एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अंडरगो अ चेंज इन द इनर्शिया, तो आंसर होगा ए ऑप्शन। भाई आप सोच के देखो, आपने 2 ऑब्जेक्ट को ऊपर से फेंका, इमेजिन करो आपने 2 ऑब्जेक्ट को ऊपर से फेंका। अगर मान लो वो यहाँ पे आ गए, इस पॉइंट पे आ गए डी पे, तो यहाँ पे अगर आप इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को देखोगे तो इनकी जो वेलोसिटी रहेगी वो यहाँ से गिरते हुए सेम ही तो रहेगी, कोई चेंज थोड़ी ना होगी। सो दे हैव द सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी वेलोसिटी पे क्या होगी? ये सेम होगी। ठीक है, हाँ जी आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है बताओ? इज सेम ऑन इक्वेटर, इज लीस्ट ऑन पोल, इज लीस्ट ऑन इक्वेटर। इक्वेटर पे सबसे कम होती है, इसका मैं रीज़न बताता हूँ आपको होता है क्यों ऐसा। पहली बात है ना, हमारी जो अर्थ होती है वो कभी भी बिल्कुल स्फेयर नहीं होती, ये इलिप लाइक स्ट्रक्चर होती है, इलिप्स कहते हैं इसको। ये जो होती है हमारी अर्थ, ये क्या होती है? ये मान लो ए मान लो, ये बी मान लो, ये इक्वेटर से चौड़ी होती है और पोल से छोटी होती है। तो मतलब अगर इसका वेट अगर हम मेजर करेंगे ना, तो पोल पे आपको मैक्सिमम मिलेगा और इक्वेटर पे आपको मिनिमम मिलेगा। इसके पीछे मैं वजह बताया था, क्योंकि वेट का फॉर्मूला होता है W = m × g। वेट का फॉर्मूला इससे बना है F = m × a से। बिकॉज वट इज़ वेट? वेट क्या होता है? फोर्स ही तो होता है। जहाँ पे आपका ये G, यहाँ पे G मैक्सिमम होता है, यहाँ पे G मिनिमम होता है, और सेंटर पे आपका G 0 होता है। तो यही तो पूछ रहा है आपसे, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो A है, जो G है बेसिकली, वो इक्वेटर पे क्या होता है? सबसे मिनिमम होता है। हमारे नोट्स में साफ साफ लिखा है। ठीक है, अगर आपने नोट्स आपके पास नहीं है, आप चाहते हो इसके नोट्स मुझसे करना, तो सारा का सारा नोट्स है ना मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। उसमें मैंने आपको सारे पेपर भी डाले हुए हैं, बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, तो भाई G कितना आ गया हमारा? 0। सेंटर पे G 0, पोल पे G मैक्सिमम और इक्वेटर पे G मिनिमम। तो इट इज़ लीस्ट ऑन इक्वेटर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर C। क्लियर है? आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भाई जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट F है,
अगर मैं दोनों मास को हाफ कर दूं विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं कर रहा मैं, बट दोनों मासेस को मैं हाफ हाफ करे जा रहा हूँ, ठीक है। कह रहे ग्रेविटी, पता बताओ फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो F का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। अगर आप इसको भी हाफ कर दोगे और इसको भी हाफ कर दोगे तो हाफ मल्टीप्लाई हाफ, ये हो जाएगा 1/4, तो 1/4 F/4 आंसर आ गया। अब आप बोलोगे ये कैसे आ गया, तो भाई हम क्लास में ऐसे ही करते हैं, MCQ पे इतना ना टाइम लगता ना इतना दिमाग लगता। मैं आपको बताता हूँ हमने किया कैसे, इसके पीछे की तरह मैं साइंस समझाता हूँ एग्जैक्टली हुआ कैसे। देखो मैं आपको इसके पीछे समझाऊंगा रिलेशन क्या होता है। रिलेशन इज ऑफ टू टाइप्स, एक होता है डायरेक्ट रिलेशन और एक होता है इनवर्स रिलेशन। देखो डायरेक्ट का मतलब होता है कि जब एक क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो दूसरी भी ज़्यादा होगी, इनवर्स मतलब एक ज़्यादा होगी तो दूसरी कम होगी। अब ये पहचानोगे कैसे भाई, जब न्यूमरेटर और न्यूमरेटर का रिलेशन होगा तो डायरेक्ट होगा, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रिलेशन होगा तो इनवर्स होगा। अगर आप स्पीड को ज़्यादा करोगे तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर पाओगे, बिकॉज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आप स्पीड ज़्यादा करोगे तो टाइम कम लगने वाला है। क्यों कम लगेगा, डेस्टिनेशन में पहुँचने में टाइम कम लगेगा, है ना। तो भाई यहाँ ध्यान से देखो अब इसको, ये और ये क्या है, डायरेक्ट है ना। मैं आपको प्रॉपर सॉल्व करके दिखा देता हूँ जैसे आपके स्कूल के टीचर करवाते हैं। देखो यहाँ देखो, एफ डैश बोलूँ जी, एम को कह रहे हैं m/2 कर दूँ क्योंकि वो हाफ कर रहे हैं दोनों ऑब्जेक्ट को, और इसको स्मॉल m को भी m/2 कर दो और डिस्टेंस को d रहने दो। तो एफ डैश हो गया आपके पास जी m अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू डी स्क्वायर। तो ये हो गया एफ डैश इज इक्वल टू जी m अपॉन 4d स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एफ डैश इज इक्वल टू 1/4 इंटू जी m अपॉन डी स्क्वायर, और जी m अपॉन डी स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, वी कैन पुट f। तो ये हो गया हमारे पास, ये क्या बन गया, ये बन गया एफ डैश इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या लिख दो, f लिख दो, 1/4 ऑफ f। तो मतलब f डैश आ गया आपके पास f/4। मैं यही तो कह रहा था आपको, यही तो बोल रहा था, बट पेपर में इतना टाइम होगा MCQ करने के लिए, सीधा दिमाग लगा के टिक करना है ना हमने। तो भाई ये है आपकी आम जिंदगी और ये है मेंटोर ज़िंदगी, है ना। ऐसे करोगे तभी जीत पाओगे MCQ में। बड़ी सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं कह रहा। देखो मैं ये कह रहा हूँ, अगर मास हाफ हुआ और ये वाला मास भी हाफ हुआ तो हाफ इंटू हाफ कितना हुआ, 1/4। तो मतलब जो फोर्स होगा वो F/4 हो जाएगा। मैं चलो एक और समझाता हूँ, अगर मान लो सिर्फ एक ही ओनली 1 मास हाफ हुआ होता, अगर 1 मास हाफ हुआ होता तो क्या होता, तो भाई सिर्फ इसको हाफ होते, ये हाफ होता तो F क्या होता, F/2 होता। अगर 1 मास डबल होता तो ये भी डबल हो जाता, अगर दोनों मास डबल होते तो 2 इंटू 2 ये 4 टाइम हो जाता। सेकंडों में करते हैं क्वेश्चन को ये, और ये रिलेशन से समझोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। पेपर में इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम ये पूरा करने बैठेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो बात अलग है, सब्जेक्टिव में तो ऐसे ही होगा, नो डाउट, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, अ बॉय इज बर्लिंग अ स्टोन टाइड विद अ स्ट्रिंग इन एन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ, द स्ट्रिंग ब्रेक द स्टोन। भाई वो कह रहा है कि ना उसने स्टोन को बांधा, बीच से ना वो पत्थर को ऐसे गोल 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 घुमाए जा रहा है, ऐसे गोल 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 घुमाए जा रहा है, घुमाए जा रहा है, घुमाए जा रहा है। तो जैसे ही वो इसको रिलीज़ करेगा, मान लो वो इस पॉइंट पे रिलीज़ करता है, ऐसे घुमाते 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 यहाँ पे रिलीज़ करा तो ऐसे जाएगा ना वो स्टोन। मान लो उसने ऐसे रिलीज़ करा, ऐसे जाएगा। मान लो उसने ऐसे रिलीज़ करा, ऐसे जाएगा। ऐसे रिलीज़ करा, ऐसे जाएगा। ऐसे करा, ऐसे जाएगा। पता है क्या बन रहा है ये, इसको मैथ्स में कहते हैं हम टेंजेंट। क्या कहते हैं इसको मैथ्स में, टेंजेंट। व्हाट इज अ टेंजेंट, टेंजेंट होता है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करते हैं। ऐसा क्वेश्चन ना कई बार अर्थ के ऊपर भी आ जाता है कि भाई जो अर्थ के चारों तरफ मून, ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ मून क्या हो रहा है, राउंड लगा रहा है ना, ऐसे ऐसे लगाए जा रहे हैं। मान लो और एकदम से अर्थ की ग्रेविटेशन 0 हो जाए तो कैसे जाएगा वो, तो भाई वो हमेशा टेंजेंट जाएगा। हमेशा कैसे जाएगा वो, हमेशा वो टेंजेंशियली जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द आंसर। और इससे पता है एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो हमारे एनसीईआरटी के अंदर भी है, कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है ना, वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है, हमेशा ये एक्सेलरेट करता है, ठीक है। याद रखना इस बात को, हमेशा टेंजेंट जाएगा टू द सर्कुलर पाथ, स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल ऐसे जाएगा ना, ये टेंजेंट होता है। टेंजेंट क्या होता है, जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है। क्लियर है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है ये, कह रहे हैं एक ऑब्जेक्ट को रखा गया 1 by 1 इन 3 लिक्विड हैविंग डिफरेंट डेंसिटी।
ऑब्जेक्ट फ्लोट करा 1/9, 2/11 और 3/7 पार्ट ऑफ देयर वॉल्यूम आउटसाइड द लिक्विड सरफेस इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी D1, D2, D3 रिस्पेक्टिवली। मतलब ये D1 है, ये D2 है और ये D3 है। कह रहे बताओ क्या स्टेटमेंट ट्रू है। ये तो भाई बच्चों वाला क्वेश्चन है, बट सही बताऊँ आप इसको भी करने बैठोगे ना 10 मिनट लगा दोगे। मैं आपको आसान शॉर्टकट बताऊँ इसका, सिंपल सी मैथ से है। तो वो कह रहा है 1/9, वो कह रहा है बताओ क्या है, इन चारों में से ऑप्शन बता दो। 1/9, 2/11 अब 3/7। बेसिकली आपको है ना फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए कह रहा है। अब आप बोलोगे ये तो भाई 9, 11 और 7 डिनोमिनेटर का एलसीएम कैसे लें हम। तो कोई बात नहीं, स्मार्ट वर्क करते हैं, हार्ड वर्क नहीं करेंगे। ध्यान से देखो, यहाँ पे 9 है ना, तो 9 को मल्टीप्लाई मत करो। 11 × 7 कितना हुआ 77। 77 को ऊपर करो, 77 को नीचे करो। लो मैं फिर रिपीट करता हूँ मैंने क्या बोला। यहाँ पे 11 है ना, 11 छोड़ दो, 9 लो और 7 लो। 9 7 जा 63 को ऊपर करो और 63 को नीचे करो। लो यहाँ पे 7 है, 7 को छोड़ दो, 11 9 जा 99 को ऊपर करो और 99 को नीचे करो। लो आप पता है ना तीनों के डिनोमिनेटर सेम बनेंगे, क्योंकि हम इनडायरेक्टली एलसीएम ही तो ले रहे हैं, एलसीएम ही लिया जा रहा है। तो भाई मुझे तो ऑप्शन टिक करने से मतलब है। मैं सही बताऊँ, ये तीनों डिनोमिनेटर सेम आने वाले हैं। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख लेना। 11 3 दा 33, 7 9 दा 63 देखो, और 9 7 दा 63। आप बोलोगे तो मैं मल्टीप्लाई करके दिखा भी देता हूँ तीनों को ना। फिलहाल जरा आंसर निकाल ले। 1 × 77, 77 आया, और डिनोमिनेटर में दोनों तीनों सेम आएगा। 63 × 2, 60 × 2 कितना 120, तो 126 आया। हाँ जी, 9 3 दा 27 का 7, 2 पर 9 3 दा 27, 29, 297 आया। और डिनोमिनेटर में बोल रहा हूँ तीनों का सेम आने वाला है। तो बताओ कौन सा नंबर बड़ा है। तो ये D1 है मेरा, ये D2 है मेरा और ये D3 है मेरा। तो सबसे बड़ा D3 है, सबसे बड़ा D3 है, सबसे बड़ा D3 है, और सबसे छोटा D1 है, और बीच में D2 है। तो भाई ये तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी आ गया आंसर। लो अब आप बोलोगे ऐसा किया कैसे। सिंपल सी मैथ से मैंने एलसीएम लिया है। मैंने इन तीनों नंबर्स का एलसीएम लिया है, इसको मल्टीप्लाई किससे किया है, इन दोनों से। इसको बट मैंने मल्टीप्लाई किया ही नहीं है। मल्टीप्लाई करके करना क्या है, टाइम वेस्ट होगा। एमसीक्यू करना है हमने, टिक करना है। इस अप्रोच को देखो ना, एमसीक्यू करके आगे निकलना है हमने। तो आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, देखना सेम आएंगे दोनों तीनों के दिनों। आगे चलिए नेक्स्ट पे। तो आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन द रिलेशन F = gm/d², जो कैपिटल G होता है वो होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो भाई डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ G नहीं, इज यूज ओनली व्हेन द अर्थ इज वन ऑफ द टू मास नो, इज ग्रेटेस्ट एज सरफेस नो, इज यूनिवर्सल मैंने बताया तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। इट इज़ कांस्टेंट इन नेचर, कांस्टेंट रहता है हमेशा कैपिटल G आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है गिव्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, क्या देता है, किन्हीं भी दो बॉडीज़ के बीच में हैविंग सम मास। यही तो पढ़ा था हमने। अगर आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन याद हो, एक छोटा ऑब्जेक्ट एक बड़ा ऑब्जेक्ट, स्मॉल m कैपिटल M, ठीक है, ये सेंटर, इनके बीच में स्मॉल d का डिस्टेंस, याद है। यही तो पढ़ा था हमने, और क्या पढ़ा था। क्लियर है, आगे चलें। तो ऑप्शन नंबर सी, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैविंग सम मास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द वैल्यू ऑफ कैपिटल G, जो कैपिटल, अभी ऐसा क्वेश्चन आया भी था, कैपिटल G की वैल्यू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या होता है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। भाई कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट का ही देखो दूसरी लैंग्वेज लिखी हुई है कंफ्यूज करने के लिए। ये इंडिपेंडेंट होता है मास और रेडियस पे, क्योंकि कैपिटल G ऐसी चीज़ है जो किसी भी कहीं भी चले जाओ, आप पोल पे जाओ, इक्वेटर पे जाओ, दूसरे प्लैनेट पे जाओ, कैपिटल G कभी चेंज नहीं होता, स्मॉल g चेंज हो जाता है। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है टू पार्टिकल आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस, इफ द मास ऑफ ईच ऑफ द पार्टिकल इज डबल कीपिंग द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज अनचेंज। अभी समझाई थी ना बात। अब वो कह रहे हैं दोनों को डबल कर रहा है द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। लो क्वेश्चन खत्म। अभी तो बताया था शॉर्टकट इसका, जस्ट अभी बताया। क्या बताया मैंने कि भाई फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है F = G/m/d²। अगर आप इसको डबल करोगे और इसको डबल करोगे तो 2 × 2 कितना हो गया, ये 4 टाइम हो गया ना। और आपको पता है F का और M का रिलेशन क्या है, डायरेक्ट है। डायरेक्ट का मतलब क्या होगा, अगर F ज़्यादा होगा, अगर M ज़्यादा होगा, M अगर 4 टाइम ज़्यादा होगा तो F भी आपका 4 टाइम ज़्यादा होगा। तो आंसर आ गया सीधा। MCQ ज़रा करो, कितना ईजी हो गया नहीं। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं द एटमॉस्फेयर, भाई जो हमारे आसपास जो एटमॉस्फेयर रहता है
वो अर्थ की तरफ जो वो रोक के रखती है वो क्यों होती है? वो तो ग्रेविटी की वजह से होती है। हम भी तो ग्रेविटी की वजह से ही अर्थ के सरफेस पे रहते हैं, क्योंकि वो हमें अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करके रखती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट पॉइंट सेपरेटेड बाय अ यूनिट डिस्टेंस। इसको हम क्या कहते हैं? हाँ जी, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना। ये तो यही तो होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि भाई F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट पॉइंट मासेस, तो मतलब इन दोनों का मास कितना है? 1 है, बाई यूनिट डिस्टेंस। तो आप एक काम करो, यूनिट का मतलब होता है 1 भाई, यूनिट डिस्टेंस मतलब 1 डिस्टेंस, तो इसकी जगह डाल दो इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर। तो वही तो पूछ रहा है आपसे, वो होगा क्या? तो यही तो होगा यूनिवर्सल लॉ, कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। अभी बताई थी ये बात, सेंटर ऑफ अर्थ पे क्या होता है? सेंटर ऑफ अर्थ पे जो हमारा वेट होता है वो 0 होता है। रीज़न बताऊं? क्योंकि आपका सेंटर ऑफ अर्थ पे जी 0 होता है। मैंने बताया ना, हमारी अर्थ कभी भी स्फेरिकल नहीं होती, इलिप्स होती है। बीच में जी 0, ऊपर जी आपका मैक्सिमम और यहाँ पे आपका जी मिनिमम। W का फॉर्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू एम जी। अगर सेंटर ऑफ अर्थ पे आपका जी 0 है तो इसमें डालना ज़रा m इंटू 0, तो वेट भी कितना हो जाएगा मेरा? वेट भी 0 हो जाएगा सेंटर ऑफ अर्थ पे। याद रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। आगे चलें, नेक्स्ट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भाई एक ऑब्जेक्ट है जो कि 10 न्यूटन वेट है उसका हवा में, जब पानी में डाला गया तो उसका वेट 8 न्यूटन हो गया। तो भाई क्योंकि पानी पे अपवर्ड फोर्स भी लगता है ना, जो पानी होता है उस पर बॉइंट फोर्स होता है, हमने पढ़ी थी ये बात। हवा में 10 न्यूटन है, पानी में डाला गया, तो भाई बताओ लिक्विड कितना डिस्प्लेस करा। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, तो भाई उसको पानी में डाला गया तो देखा जाए तो 8 न्यूटन आ रहा है, हवा में 10 न्यूटन आ रहा है, तो मेनली दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा हमें। तो ये आएगा 10 - 8, कितना आएगा? 2 न्यूटन आंसर आएगा इसका। 2 न्यूटन इज दी। क्यों? क्योंकि हवा में 10 है, तो भाई अगर पानी में अगर डाला तो 8 हुआ, तो मतलब कुछ अपवर्ड फोर्स लगा इस पर, तो यही पूछ रहा है। तो बताओ कितना वेट डिस्प्लेस किया इसने? तो 2 न्यूटन आया आंसर। क्लियर है? आगे चलें, नेक्स्ट 14 नंबर। वो कह रहा है अ गर्ल स्टैंड ऑन अ बॉक्स हैविंग 60 सेंटीमीटर लेंथ, 40 ब्रेड्थ, 20 विड्थ। 60 कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्रेक विल बी, मैक्सिमम कब होगा? सेम तो देखो होगा ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है ऐसा तो, क्योंकि आपको पता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अगर आप एरिया को कम करोगे तो प्रेशर ज़्यादा होगा, तो प्रेशर ही पूछ रहा है आपसे कब ज़्यादा होगा। तो आपको ये देखना है कि एरिया कब होगा। तो भाई देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको ना इसको तीनों केस बना के दिखाता हूँ। 60, 40 लेंथ ब्रेड्थ और विड्थ, 60, 40 और 20। ठीक है, ध्यान से देखो ज़रा, 60, 40 और 20 अगर हम देखें तो भाई ये एक ऐसे हो गया, ये एक ऐसे हो गया, 3 तरीके हो गए ना रखने के, एक ऐसे हो गया। 60, 40 और 20 ज़रा मार्क करो, 60, 40 और 20, 60, 40 और 20, 60 ब्रेड्थ। ठीक है, ब्रेड्थ इसकी ये थी, 40 और 20। अब मुझे बताओ सबसे ज़्यादा प्रेशर इस पे लगेगा ना, सबसे ज़्यादा प्रेशर इस पे लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि इसका एरिया कम है। तो एक बार ज़रा ऑप्शन चेक करो भाई, इनका एरिया ज़्यादा है ना, ध्यान से देखो, इनका एरिया ज़्यादा बेस बड़ा, इनका एरिया ज़्यादा बेस बड़ा, और इसका एरिया यहाँ पे जो एरिया ही है ये एरिया कम है ना, ये एरिया कम होने की वजह से क्या लगेगा? प्रेशर ज़्यादा लगेगा। तो अगर हम ऑप्शन चेक करें, एक बार ज़रा ऑप्शन से चलते हैं ना, जो ऑप्शन बोल के आ रहे हैं एक बार देखते हैं। हाँ जी, सो ऑप्शन कह रहे हैं मैक्सिमम में लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो आप देखो छोटी वैल्यू किसकी है? हाँ जी, लेंथ कितना है हमारा? लेंथ है 60, ब्रेड्थ कितना है? ब्रेड्थ है 40, ब्रेड्थ कितनी है? 40, और विड्थ कितनी है? विड्थ 20 है। विड्थ कितनी है? विड्थ 20 है, और लेंथ कितनी है? 60 है। तो ये तो ए तो होगा ही नहीं और डी भी नहीं होगा क्योंकि बड़ी वैल्यू है। 40 × 20 कितना होता है? 4 × 2 = 8, 800, 6 × 2 = 12, 1200। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
ऐसे कर लोगे, सिंपल है ना, मल्टीप्लाई करके देखना है हमने बस। 6 इंटू 4 ही तो सबसे बड़ा नंबर है, वैसे नहीं होगा। 4 टू द 8 800 और 6 टू द 12 1200। तो जो छोटी वैल्यू है, जिसका एरिया सबसे कम होगा, उस पर प्रेशर सबसे ज़्यादा लगने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चले 15 नंबर पे। नेक्स्ट वो कह रहा है एक एप्पल फॉल करा ट्री से बिकॉज ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द एप्पल। अगर F1 मैग्नीट्यूड है फोर्स का जो कि अर्थ ने लगाया, और F2 है जो कि एप्पल ने लगाया, ये कहना चाहता है मान लो ये एप्पल है और ये अर्थ पे है, मतलब मान लो अर्थ है, ये अर्थ है और ये एप्पल है। तो भाई एप्पल नीचे गिरा, F1 क्या है, मैग्नेट ऑफ फोर्स एक्टेड बाय अर्थ। F1 ये लगा रहा है अर्थ और F2 ये लगा रहा है, तो बताओ क्या होगा, तो बताओ होगा क्या। देखा जाए ना तो दोनों के दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, यही न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है। एप्पल नीचे आया, अर्थ ने एप्पल को अट्रैक्ट करा। क्यों करा? क्योंकि भाई अर्थ का मास ज़्यादा था, एप्पल का मास कम था, बट एप्पल ने भी अर्थ को अट्रैक्ट करा। बट एप्पल ही नीचे क्यों आया, अर्थ ऊपर क्यों नहीं गई? बिकॉज डिफरेंस इन देयर मासेस। दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन का तीसरा लॉ हमें यही कहता है, तो भाई इसमें यही आएगा ऑप्शन नंबर टी, F1 एंड F2 आर इक्वल। क्यों? जिस फोर्स से अर्थ ने एप्पल को अट्रैक्ट करा, उसी फोर्स से एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट करेगा कि तू भी ऊपर आ मैं भी नीचे हूँ, बट एप्पल ही नीचे जाएगा। रीज़न? क्योंकि इसका मास क्या है, बहुत कम है। सिंपल सी बात है। दिस इज कॉल्ड न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ कहते हैं इसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे चलें, क्लियर है? नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है शॉर्ट आंसर टाइप। क्या कह रहा है? कह रहा है व्हाट इज द सोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि प्लैनेट पे लगता है रिक्वायर्ड टू रिवॉल्व अराउंड द सन। भाई सन के चारों तरफ प्लैनेट क्यों घूमते हैं? सन कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा होता है, उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जैसे मान लो ये सन है, इसके चारों तरफ प्लैनेट रोटेट करेगा रोटेट करेगा रोटेट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि सन से क्या लग रही है इन प्लैनेट्स पे? फोर्स लग रही है ना, जैसे अर्थ हम पे लगाती है, राइट। तो शुरुआत करें, देखो अब जैसे मान लो अगर ये आपका सन है, तो सन के चारों तरफ क्या होता है? मरकरी, वीनस एंड सो ऑन, अर्थ एंड मार्स। तो भाई ये क्या कर रहा है? ये एक बीच में देख फोर्स लगा रहा है, इस बीच में देख फोर्स को हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हुआ? इट इज द ग्रेविटेशनल, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन दैट planets revolve in a circular path due to centripetal force। ठीक है, तो भाई क्या हुआ? सोर्स क्या हुआ हमारा? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन, सेंट्रिपिटल फोर्स। तो ये हो गया आंसर 16 का। कह रहे ऑन व्हाट फैक्टर डज दैट फोर्स डिपेंड? किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? F का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। तो पहली बात तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन डी, दैट इज डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट्स, और मास, दो मास है ना, डिपेंड्स ऑन मासेस ऑफ प्लैनेट्स एंड सन। अब ये मत बोलना है इस पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसका कोई रोल नहीं होता, ये तो कांस्टेंट है, जैसे आपके नंबर होते हैं, कैपिटल जी पे कभी डिपेंड नहीं करता। दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू। क्लियर है? 16 हो गया। आगे चले नेक्स्ट पे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं कि अर्थ पे हमने क्या किया? अर्थ पे हमने एक स्टोन फेंका। अ स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम ए हाइट इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द अर्थ सरफेस while another stone is simultaneously dropped from the same height। कौन सा स्टोन जल्दी पहुंचेगा ग्राउंड पे? तो भाई दोनों के दोनों सेम पहुंचेंगे। आप कहीं भी कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा करके कुछ भी फेंको, अगर दोनों की हाइट सेम है तो गैलीलियो गैलीली ने एक बात समझाई थी, क्या? कि दोनों के दोनों एक साथ गिरेंगे सेम हाइट से। अगर दो चीज़ों को फेंका जाएगा तो दोनों के दोनों एक साथ नीचे जाने वाले हैं। वैसे वो क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि भाई एक पत्थर को इन्होंने ऐसे फेंका सेम हाइट से, और एक पत्थर को ड्रॉप किया इस हाइट से, ऐसे फेंका। तो भाई अगर इन दोनों की मान लो अगर ग्राउंड से हाइट सेम है तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा बोथ दी स्टोन्स
both the stones will reach ground, at the same time because जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, जो स्मॉल जी होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is constant when the objects are dropped from same height, और वो मास पे डिपेंड नहीं करती, and it does not depend on मास। भाई मास पे डिपेंड नहीं करता, कोई बड़ा ऑब्जेक्ट हो, छोटा ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो। जैसे मान लो अगर ये बॉटल है और एक पेन है, अगर मैं इसको दोनों को सेम हाइट से गिराऊंगा तो गैलीलियो गैलीली ने मुझे एक बात समझाई थी, क्या, कि दोनों के दोनों एक साथ नीचे जाएंगे, हाइट सेम होनी चाहिए। बस एक छोटी सी कंडीशन है, अगर दोनों की हाइट सेम है तो भाई दोनों एक साथ ही गिरेंगे। ठीक है, आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 क्या कह रहा है? 18 कह रहा है सपोज ग्रेविटी ऑन दी अर्थ सडनली बिकम ज़ीरो। तो भाई आपको पता है ना, अर्थ गोल 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 घूमती है, और मैंने भी बताई थी आपको बात, कोई भी अगर चीज़ ऐसे गोल 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 घूमेगी, घूमेगी, जैसे ही ग्रेविटी ज़ीरो हुई, जैसे ही वो छूटी, कहाँ जाएगी? सीधी। क्या कहते हैं इसको? अभी वर्ड बताया था मैंने, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। टेंजेंशियल जाएगी, स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल। मान लो यहाँ छूटी यहाँ जाएगी, यहाँ छूटी यहाँ जाएगी, यहाँ छूटी यहाँ जाएगी, यहाँ छूटी यहाँ जाएगी, यहाँ छूटी यहाँ जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। स्ट्रेट लाइन जाएगी टेंजेंशियली, अगर जीरो हो गई तो इन विच डायरेक्शन विल द मून बिगिन टू मूव इफ नो अदर सेलेस्टियल बॉडी इफेक्ट्स इट। तो भाई मैं आपको एग्जैक्टली बना के समझाता हूँ। मान लो ये अर्थ है, और अर्थ के चारों तरफ मून रोटेट कर रहा है, मज़े से घूम रहा है। क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि अर्थ है ना, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, ऐसे घूमे जा रहे हैं, घूमे हो रही है, घूमे। जैसे ही छूटा कहाँ जाएगा? स्ट्रेट लाइन में जाएगा, और वो भी टेंजेंट जाएगा। तो कहाँ जाएगा भाई? इट विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियली जाएगा, टेंजेंट। और यही चीज़ होती है, और वो एक्सेलरेट मोशन हो, ये भी लिख ही देते हैं। ठीक है, इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन ऑल्सो। एक्सेलरेटेड मोशन क्या होगा? क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है हर पॉइंट पे। तो ये आंसर होगा। ये हमने क्लास में भी कई बार किया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलें, वीडियो को पॉज करके नोट करो, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिकल पैकेट्स। वो कह रहा है आइडेंटिकल पैकेट आर ड्रॉप फ्रॉम टू एरोप्लेन्स, वन अबव द इक्वेटर और दूसरा फेंका गया नॉर्थ पोल से, दोनों को बोथ एट अ हाइट h। अज्यूम सारी की सारी कंडीशन आइडेंटिकल है, क्या दोनों के दोनों पैकेट सेम टाइम लेंगे टू रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ? जस्टिफाई योर आंसर। तो देखो, अगर हम अर्थ को ध्यान से समझें तो हमारी अर्थ है ना, पता है एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है, इट इज़ एन इलिप्स लाइक स्ट्रक्चर। मतलब पोल से हमारी अर्थ छोटी है और इक्वेटर से हमारी अर्थ बड़ी है। तो कहने का मतलब है पोल पे हमारा जी मैक्सिमम है और इक्वेटर पे हमारा जी मिनिमम है। तो मीन्स जो अर्थ हमें खींचती है वो पोल से ज़्यादा खींच रही है और इक्वेटर से कम खींच रही है। तो वो यही तो कह रहे हैं, एक को इक्वेटर से फेंका गया तो भाई जो पोल पे फेंका गया वो जल्दी पहुंचेगा पैकेट। रीज़न क्या है? क्योंकि पोल पे हमारा जी क्या रहता है? मैक्सिमम। और अगर जी मैक्सिमम रहेगा तो क्या होगा? तो जो उस पर ग्रेविटेशनल पुल लगेगा वो भी कहाँ लगेगा? पोल पे ज़्यादा लगेगा। तो आंसर क्या होगा? बोथ पैकेट्स will reach at different interval of time। वजह क्या है इसकी? वजह क्या है? because small g is maximum on poles and minimum on equator। so packet which is on pole will reach
first and packet on, so packet which is on equator will reach later. सिंपल सी बात है, क्लियर है, वो बाद में आएगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। हाँ जी, नेक्स्ट कह रहा है द वेट ऑफ एनी पर्सन ऑन द मून इज़ अबाउट 1/6 टाइम दैट ऑन द अर्थ। बिल्कुल सच बात है, जो भाई मून पे हमारा वेट होता है वो अर्थ का 1/6 कर दो आप, तो मून पे वेट आ जाएगा हमारा। कह रहा है ही कैन लिफ्ट अ मास ऑफ 15 kg ऑन द अर्थ। 15 किलो वो अर्थ पे उठा पा रहा है, क्योंकि अर्थ पे हमारा पता है ना ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा होता है। तो वो कह रहा है बताओ मैक्सिमम वेट मास जो उठा पाएगा जब वो वही फोर्स लगाएगा जो वो अभी लगा रहा है, बट वो मून पे लगाएगा। तो आपको पता है ना कि जो मून पे होता है, आपने शायद मूवियों में देखा हो कई बार कि वहाँ पे चीज़ें उड़ रही होती है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल 1/6 होता है। तो जहाँ पे अगर वो 15 किलो उठा पा रहा है तो नेचुरल सी बात है वहाँ पे वो ज़्यादा ही उठा पाएगा। कितना ज़्यादा उठा पाएगा यही हमें निकालना है। शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखो हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। हमने पढ़ा था जो वेट ऑन मून होता है वो 1/6 वेट ऑन अर्थ होता है, ये पढ़ी थी बात। अगर वेट ऑन मून 1/6 वेट ऑन अर्थ है तो मतलब जो ग्रेविटेशनल पुल ऑन मून है वो भी 1/6 ग्रेविटेशनल पुल ऑन अर्थ होगा। येस और नो? सही बात है, बात समझ आ रही है? यही तो मैं कह रहा हूँ भाई, अगर वेट ऑन मून 1/6 है तो ग्रेविटेशन पुल जो जी होगा, स्मॉल जी, मून पे जो होगा 1/6 होगा जी के इक्वल। ठीक है, वट इज जी? ग्रेविटेशन ऑन अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। हाँ नहीं, तो हम एक काम करते हैं, हम वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ निकालते हैं। क्या? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। तो W का फॉर्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू mg, GE बोल दो। और आपको पता क्या पूछा है? सेम फोर्स पूछ रहा है ना, तो W की जगह F लिख दो ना भाई, जो फोर्स लग रहा है। तो M मुझे गिवन है, क्वेश्चन में कितना गिवन है? 15 किलो जो अर्थ पे है। और पहले मैं अर्थ की बात कर रहा हूँ, फिर मैं मून की बात करूँगा। फिलहाल मैं अर्थ की बात कर रहा हूँ। 15 GE, G वट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, तो ये आ गया 15 GE न्यूटन। क्लियर है? अब वो कह रहा है वही सेम फोर्स लग रहा है, अगर वो लगाएगा मून पे भी तो फोर्स सेम रहने वाला है। फिर से फॉर्मूला लगाओ, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून। तो W का फॉर्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू फिर से mg, बट W की जगह क्या लिखूंगा मैंने बताया ना F लिखूंगा, ये लिखूंगा 15 GE। ठीक है, और ये मास जो है मुझसे पूछा जा रहा है कि भाई बताओ कितना मास वो मून पे उठा लेगा, तो M तो पूछा जा रहा है, और ये कितना है मेरे पास? ये GM होगा ना, GM होगा, ये निकालना है आपको। क्लियर है? इसको डिवाइड में लाओ तो ये होगा 15 GE अपॉन GM इज इक्वल टू M। मैं एक बार रिपीट करता हूँ हमने क्या किया अभी तक, ध्यान से देखो भाई। उसने बोला शुरू में कि जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है किसी भी पर्सन का मून पे जो है होता है वो वेट ऑफ अर्थ डिवाइड बाय 6 होता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने G चेंज कर लिया। अब मैंने पहले निकाला कि भाई उसका फोर्स अर्थ पे कितना था, क्योंकि फोर्स सेम रख रहा है वो। पहले मैंने निकाला फोर्स अर्थ पे था, ये रहा। अब यही सेम फोर्स मून पे लगेगा, बट मास जो उठेगा वो अलग हो जाएगा ना। यहाँ 15 किलो उठेगा, आप सोच के देखो अगर अर्थ पे जो उठाया, जो आप उठा रहे हो, और मून पे जो उठा रहे हो, तो मून पे हल्का लगेगा ना, क्योंकि वहाँ पे जो पुल है, एक्सेलरेशन पुल, वो क्या है? कम है वहाँ पे। तो मीन्स फिर से मैंने फॉर्मूला लगाया, W की जगह मैंने यहाँ पे F भी लिख सकता हूँ। मैंने F की वैल्यू डाल दी, ये डाल दिया एज इट इज़। यहाँ पे M को M रहने दिया, G को GM रख दिया। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया, अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं बस। हम GM की जगह क्या लिख सकते हैं? हम GM की जगह लिख सकते हैं GE/6। इसको पुट कर दो तो ये आया 15 GE अपॉन GM की जगह आएगा GE/6 इज इक्वल टू M। ये तो कट गया, ये बचा मेरे पास 15 अपॉन 1/6। अब आप बोलोगे इसको सॉल्व कैसे करो? इसको बच्चों की तरह कर लो। 15 डिवाइड 1/6 इज इक्वल टू M, तो 15 इंटू 6 M आ गया। तो M आ गया आपके पास, कितना आ गया? 90 kg। तो मतलब देखो सीधी सी बात है, मैंने शुरू में बताई थी ये बात कि वेट ज़्यादा ही उठा सकते हो आप, मास ज़्यादा होगा इसका। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन पुल जो अर्थ का होता है वो ज़्यादा होता है और मून का कम होता है। देखो आ भी रहा है, इसका 15 आ रहा है, मतलब सेम फोर्स अगर आप लगाओगे तो अर्थ पे आप 15 किलो उठा सकते हो, वहीं मून पे आप 90 किलो उठा सकते हो सेम फोर्स से। ठीक है, इसको नोट करो। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे। सो 21 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कैलकुलेट द एवरेज डेंसिटी
ऑफ द अर्थ इन टर्म्स ऑफ जी जी एन आर, स्मॉल जी कैपिटल जी एन आर। कह रहा है डेंसिटी निकाल दो। तो भाई अर्थ आपको दिखती कैसे है? अर्थ दिखती है हमारी स्फेयर, और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला होता है आपका, क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। आप इसको आर मान लो, इसके रेडियस को ना कैपिटल आर। तो शुरुआत करते हैं इसके सॉल्यूशन की ना। पहली बात, वी नो, हमें क्या पता है? स्मॉल जी की वैल्यू पता है। स्मॉल जी क्या कहता है? जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि इसी से मेरा मास ऑफ अर्थ निकलता था ना, याद है? वट इज़ कैपिटल डी? इट इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वट इज़ कैपिटल एम? मास ऑफ अर्थ। वट इज़ आर? इट इज़ रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो मास ऑफ अर्थ निकालो ज़रा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये होगा जी इंटू आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी, ये आ गया एम, है ना। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना है मेरे पास? मास है जी इंटू आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी, और वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है? अब जरा इसको सॉल्व करें हम। हाँ जी, सॉल्व करें तो ये होगा जी आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी डिवाइड में रख दूँ, इसको डिवाइड में रखूँगा ना इसको, 4/3 पाई आर क्यूब। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट डिवाइड ही करना है। अब डिवाइड को अगर आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो ये होगा 3/4 इंटू पाई आर क्यूब। ठीक है, कुछ कट रहा है तो काट दो, आर स्क्वायर से एक आर जाएगा, तो ये आएगा मेरे पास 3g अपॉन 4 पाई आर जी। तो ये आंसर आएगा, ये आएगी आपकी एवरेज डेंसिटी। दिस इज़ दी एवरेज डेंसिटी, तो ये आंसर आएगा 3g अपॉन 4 पाई आर जी। क्लियर है? तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। आगे चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो कह रहा है द अर्थ इज एक्टेड अपॉन बाय द ग्रेविटेशन ऑफ सन इवन दो इट डज नॉट फॉल इनटू द सन। भाई सही बात है। अब मतलब सन बीच में, सन के चारों तरफ अर्थ रोटेट कर रही है, बट फिर भी वो इसकी तरफ नहीं गिरती। क्यों नहीं गिरती? क्योंकि सन एक फोर्स लगाए बैठा है अर्थ पर। उस फोर्स का नाम क्या होता है? उस फोर्स का नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मीन्स सन, या हम लिखें अर्थ इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सन ड्यू टू द centripetal force which acts on earth, therefore हम कह सकते हैं it will not fall into the sun। क्लियर है भाई? बीच में फोर्स लग रहा है ना, तो अगर फोर्स लगा रहेगा तो कैसे थोड़ा नहीं रहेगा ये। क्लियर है? आगे चलें, सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। सो आगे चलते हैं हम। इसके बाद हमारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे हैं हाउ डज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरी विद रिस्पेक्ट टू मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। तो पहले हम इसका आंसर करते हैं कि भाई वो कैसे वेरी करता है। लॉन्ग आंसर है, बड़े आंसर से है। ठीक है, आंसर शुरू करते हैं। 23, तो आपको पता है वेट का फॉर्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू जी mm अपॉन आर स्क्वायर ना। तो भाई वेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है ना मास के, क्योंकि जब न्यूमरेटर और न्यूमरेटर का रिलेशन होता है वो होता है डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट का मतलब हुआ अगर ये क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो ये भी इंक्रीज होगी। अच्छा, इन दोनों का रिलेशन होता है इनवर्स रिलेशन। अगर रेडियस ज़्यादा होगा तो वेट क्या होगा? वेट कम होगा इसको, है ना। अब वेट बोल लो, फोर्स बोल लो। ठीक है, तो भाई वेट का हमारे पास शुरू करें तो हम क्या क्या कह सकते हैं कि मास इज डायरेक्टली proportional to weight और radius is directly proportional to, सॉरी मैं इसको प्रॉपर लिखूं तो स्क्वायर ऑफ रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेट। क्लियर है ना? तो ये हो गया। वैसे इसका भी तो देखो, अगर वेट का एक और फॉर्मूला होता है ना, F इज इक्वल टू एम इन टू ए, तो W इज इक्वल टू एम जी। यहाँ पे भी सही सेम ही आ रहा है। ठीक है, कह रहा है इन ए हाइपोथेटिकल केस
अगर डायमीटर ऑफ अर्थ को मैं हाफ कर दूं प्रेजेंट वैल्यू से और मास को मैं 4 टाइम कर दूं प्रेजेंट वैल्यू से, तो बताओ उसके वेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। आप ना देखो वेट को वेट के अकॉर्डिंग में समझो, मैंने कई बार बताइए वेट का मतलब फोर्स ही होता है कि फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। और फोर्स का फॉर्मूला आपको आता ही है, फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर या डी स्क्वायर कुछ ही बोल लो आप। तो भाई क्या फ़र्क पड़ेगा अगर वो डायमीटर ऑफ अर्थ को क्या करेगा, हाफ करेगा। तो मतलब अगर डायमीटर हाफ होगा, अगर डायमीटर हाफ होगा तो मैं कह सकता हूँ कि इसका रेडियस भी हाफ होगा, है ना, कि इसका रेडियस भी हाफ होगा। तो हम एक काम करते हैं, एफ डैश निकालते हैं, हमें ना इसके रेडियस को हाफ कर देते हैं, और स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये हुआ आपका 1 अपॉन आर का स्क्वायर, तो ये हो गया इसका रेडियस हाफ। रेडियस हाफ क्यों हुआ, क्योंकि डायमीटर हाफ हुआ। ठीक है, अभी तक मैंने इसकी बात मान ली, डायमीटर हाफ हो गया। प्रेजेंट वैल्यू और उसका मास है ना 4 टाइम कर दिया, एंड इट्स मास बिकम 4 टाइम ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू, देन हाउ मच द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बी अफेक्टेड। तो भाई मास को है ना मैं 4 टाइम कर रहा हूँ। अगर मैं किसी भी मास को, किसी भी एक मास को 4 टाइम कर दूँ तो ये हुआ 4m इंटू एम। क्लियर है। अब इसको फर्दर सॉल्व करें, देखते हैं क्या होता है। तो ये हुआ एफ डैश, मतलब W बोल लो W, क्योंकि वेट ही बोल रहे हैं ना, तो अब F ना लिखो, अब W लिखो, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो W इज इक्वल टू W डैश, तो W डैश हो गया हमारे पास, 4 को बाहर ले लो, 4 इंटू जी एम एम अपॉन कितना हुआ ये, अगर आप करोगे तो ये आ गया 1 अपॉन R बाई 2 हो गया ना। एक सेकेंड, इसको 1 बाई आर क्यों लिखा है हमने, ये हाफ हुआ है ना, तो ये R बाई 2 लिखेंगे हम, R बाई 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया R स्क्वायर बाई 4। बात समझ आ रही है, क्योंकि हाफ हुआ है ना, 1 बाई आर नहीं हुआ, हाफ हुआ है। अब आप करो, इसको आगे करो, तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा W डैश इज इक्वल टू 4 इंटू जी एम एम, इसको डिवाइड में रख दो, 4g mm को डिवाइड में रख दो, किससे रख दो, R स्क्वायर बाई 4। अब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में करोगे जी एम एम इंटू 4 बाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16g एम एम अपॉन आर स्क्वायर। और जी एम अपॉन आर स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, जी एम अपॉन आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं W। तो W डैश आ गया मेरे पास, इसकी जगह W लिख दूँ। W डैश की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, ये आ रही है ये, तो इसकी जगह W लिख दें, तो ये आ गया W इंटू 16, तो मतलब 16 टाइम ज़्यादा हो गया। क्या हो गया, वेट, यही तो कह रहा है, हाउ द वेट, वेट विल इंक्रीज बाय 16 टाइम्स। हमने करना कुछ नहीं है, हमने है ना, हमने इसको है ना इसके अकॉर्डिंगली चलाना है। इसने बोला रेडियस को आधा कर दो, मैंने रेडियस को आधा कर दिया। इसने बोला मास को 4 टाइम कर दो, किसी भी एक मास को मैंने 4 टाइम कर दिया। अब ये जो 2 का स्क्वायर है, ये 4 ऊपर जाएगा, 4 और 4 16 बनाएगा, और 16 बनने के बाद हमारा क्या होगा, ये 16 बाहर आ जाएगा, इसकी जगह मैं W लिख दूंगा। तो जो पहले जो W था वो जी एम अपॉन आर स्क्वायर था, अब आ रहा है 16 इंटू दिस, तो 16 टाइम ज़्यादा हो गया पहले के अकॉर्डिंग। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के पूरे चांस है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 24 पे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्या कह रहा है ये कह रहा है हाउ डज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज डिपेंड अपॉन देयर मासेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। ये तो वो आएगा आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, स्टेटमेंट लिख दो पूरी ना, क्या, एवरी ऑब्जेक्ट in the universe attracts every other object, attracts every other object with a force that is directly proportional to the product of their masses, that is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to square of distance between them, and inversely, दूसरा पेन ले लेते हैं, and inversely proportional to स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। लो हो गया, पहले पार्ट का आंसर तो आ गया। बड़ा क्वेश्चन है ना, क्योंकि इसके 2 पार्ट होंगे।
आगे बढ़े, क्या कह रहे हैं? अ स्टूडेंट थॉट दैट 2 bricks tied टुगेदर वुड फॉल फास्टर देन अ सिंगल वन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। वो कह रहा है कि भाई दो पत्थर, आपने दो पत्थरों को जोड़ा एक साथ ना, आपने दो स्टोन को जोड़ा और यहाँ पे एक सिंगल स्टोन है, तो कह रहे हैं अगर ये 2 ब्रिक है और यहाँ पे 1 ब्रिक है, अगर मैं दोनों को सेम हाइट से फेंकूंगा देना, तो भाई बताओ क्या कौन ये फास्ट जाएगी? हाँ जी, गैलीलियो गैलीली ने साफ साफ एक बात बताई थी, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो कैसा भी हो, अगर वो सेम हाइट से फेंका जा रहा है तो वो भाई मास पे डिपेंड नहीं करता, वो मास पे डिपेंड करता ही नहीं है। ठीक है, दोनों के दोनों सेम हाइट से जाए होंगे तो दोनों एक साथ ही जाएंगे। तो कह रहा है स्टूडेंट थॉट दैट 2 ब्रिक टाइड टुगेदर वुड फॉल फास्टर देन वन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, डू यू एग्री विद दिस हाइपोथेसिस? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठी है वो, है ना। तो हम क्या बोलेंगे? हाँ जी, शी इज रॉन्ग, शी इज रॉन्ग बिकॉज क्या, जो वेट कहते हैं, जब हम बोले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास, मास पे डिपेंड नहीं करता भाई वो, तो दोनों की दोनों जो जाएगी ब्रिक्स वो दोनों एक ही साथ गिरेगी, डज नॉट डिपेंड ऑन मास, सो बोथ ब्रिक्स combination and a single brick will fall together with same speed। ठीक है, वो मास पे डिपेंड नहीं करता, अगर दो ऑब्जेक्ट आप गिराओगे तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास। इसको वीडियो को पॉज करो, नोट करो, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 हैविंग द सेम साइज, इनको ड्रॉप किया गया एक साथ फ्रॉम हाइट h1 एंड h2। भाई दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, इनका मास सेम है, इसका मास है m1, इसका मास है m2, इसको फेंका गया h1 से, इसको फेंका गया हाइट h2, इस बार मतलब दोनों की हाइट अलग अलग है, ध्यान रखना। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द टाइम दे वुड टेक इन रीचिंग द ग्राउंड। पहले ज़रा इसकी बात करते हैं क्योंकि दो पार्ट है इसके ना, पहले पहला पार्ट खत्म कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, पहला पार्ट खत्म करते हैं ज़रा ना। देखो अब मान लो कि पहला फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपका, अगर जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट होगा तो उसका मास कितना है? मास है m1, ठीक है। अच्छा, जो a है आपका, a कितना होगा? a हमारा g के इक्वल होगा, और जो s ले लो आप, s ले लो h1, फॉर्मूला लगा लो ज़रा। फॉर्मूला क्या होता है? s जब ऊपर से नीचे फेंकते हैं, और u कितना होगा हमारा? u 0 होगा। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, पहले ऑब्जेक्ट के लिए, है ना। हाइट h1 है तो ये h1 हो गया। कह रहे हैं इनका रेशो निकाल दो टाइम का, तो u कितना हो गया? 0 इंटू टी प्लस 1/2 इंटू जी टी स्क्वायर, तो ये तो 0 ही हो गया, तो ये आ गया h1 इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, t को वही रहने देना, ये आ जाएगा 2h1 अपॉन g नीचे आएगा इज इक्वल टू टी स्क्वायर। क्या निकालना है? दोनों का टाइम t1 t2। फाइंड आउट द रेशियो दे वुड टेक इन टाइम इन रीचिंग द ग्राउंड। टाइम तो t1 t2 मान लें हम, इसको ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि इसको रेशियो निकालना है ना हमने। तो ये आ गया अंडर रूट 2h1 अपॉन g1 इज इक्वल टू t1 आ गया। सेम हम दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ करेंगे। हाँ जी, यही काम मैं दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ करूँगा, मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट क्या हुआ हमारा? ऑब्जेक्ट 2, सेकंड ऑब्जेक्ट। सेकंड ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो सेकंड ऑब्जेक्ट के अंदर भी हमारा ऊपर से नीचे फेंक रहा हूँ, तो u तो मेरा 0 ही रहेगा, और a आपका g के इक्वल रहेगा, और m हमारा m2 है, और s हमारा h2 है, ठीक है। तो लगा दो फॉर्मूला, s इज इक्वल टू ut, और t हमारा t2 है, t2 उसमें t1 लिया था, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो s कितना है मेरा? h2, u कितना है? 0 इंटू t2 प्लस 1/2 इंटू जी t2 स्क्वायर। फिर से वही आएगा हमारा, तो h2 हो गया हमारे पास, h2 हो गया 1/2 जी t2 स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2h2 अपॉन g इज इक्वल टू t2 स्क्वायर। स्क्वायर को वहाँ लेके जाओ, ये रूट हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा रूट
2H2 अपॉन G इज इक्वल टू T2। अब वो कह रहा है दोनों को रेशो में रख दो। आप T1/T2 निकाल दो भाई, T हो गया T1 अपॉन T2 निकाल दो, दोनों का रेशो निकाल दो। T1 ये रहा √2H1 अपॉन G1, T2 ये रहा, T2 कहाँ है, ये रहा √2H2 अपॉन G, सॉरी G1 क्यों ले रहा हूँ मैं, √G से √G गया है ना। क्या बचा मेरे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या बचा T1 अपॉन T2, क्या बचा मेरे पास, ये बचा √2 से 2 भी चला जाएगा, क्या आएगा √H1/H2 आएगा आंसर। सो दिस इज द आंसर, ये आंसर आ चुका है आपका, ये रेशो आई है। अब सेकंड पार्ट के लिए जगह नहीं बची, चलो सेकंड पार्ट पढ़े एक बार। कह रहे विल द रेशो रिमेन द सेम, अगर एक ऑब्जेक्ट हॉलो है दूसरे ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट सॉलिड है, मतलब एक ऑब्जेक्ट अंदर से खाली पड़ा है दूसरा ऑब्जेक्ट खाली नहीं है। सेकंड पार्ट कह रहा है इफ बोथ द ऑफ देम आर हॉलो साइज रिमेनिंग द सेम इन ईच केस। भाई पहली बात, चाहे वो हॉलो हो चाहे वो कैसे भी हो, फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने बताया कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो मास पे डिपेंड ही नहीं करती। चाहे वो हॉलो हो चाहे वो हॉलो ना हो, चाहे वो सॉलिड हो चाहे दोनों सॉलिड हो चाहे दोनों हॉलो हो, एक हॉलो हो एक सॉलिड हो, फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि भाई वो मास पे डिपेंड करता ही नहीं। तो इसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, छोटा सा आंसर है इसका, दोनों पार्ट एक साथ ही हो जाएंगे। हाँ जी, विल दिस रेशो रिमेन द सेम, यस रेशो विल रिमेन सेम बिकॉज, क्या लिखेंगे, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी does not depend on mass, does not depend on mass, ये मास पे डिपेंड नहीं करता। either one is hollow or both of them are solid, either one is hollow और solid और वाइस वर्सा, कुछ भी हो फर्क ही नहीं पड़ता, बस वो मास पे डिपेंड करता ही नहीं, चाहे कैसे भी हो वो जाएंगे सेम पोजीशन से। क्लियर है? इसको नोट करो, वीडियो को पॉज करो, हम आगे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि भाई अ क्यूब ऑफ साइड, एक क्यूब दिया हुआ है आपको जिसकी साइड है 5 सेंटीमीटर, इसको डाला गया पानी में फिर डाला गया सैचुरेटेड सॉल्ट में। कह रहा है किस केस में ज़्यादा बॉइंट फोर्स लगेगा। तो भाई बॉइंट फोर्स ज़्यादा उसमें लगता है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो दैट इज़ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, पहले ज़रा इसका आंसर लिखते हैं क्योंकि काफ़ी सारे पार्ट्स हैं इसके। तो आंसर क्या आएगा इसका, आंसर शुरू करते हैं। बॉइंट फोर्स विल बी ग्रेटर इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन बिकॉज सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट मिला हुआ है ना उसमें, बिकॉज डेंसिटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन इज मोर देन वाटर। तो पहले का तो आ गया आंसर। कह रहा है आगे पार्ट, पहला पार्ट हम कर रहे हैं ये पार्ट। इफ ईच साइड ऑफ द क्यूब इज रिड्यूस टू 4 देन इमर्स्ड इन वाटर, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द बॉइंट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द क्यूब एज कंपेयर टू द फर्स्ट केस। तो जो पहले जो बॉइंट फोर्स लग रहा था और जो अब जो लग रहा है 4 कम करने के बाद, तो भाई अगर आप किसी चीज़ का अगर आप साइज़ कम कर दोगे तो मतलब उसका मास कम हो जाएगा, तो बॉइंट फोर्स भी कम लगेगा। समझ आ रही है बात? भाई आपने किसी क्यूब को उसमें डुबाया, पानी में डुबाया, 5 सेंटीमीटर का था वो, आपने कह रहे हैं इफ़ द साइज रिड्यूस टू 4, अब 5 से आपने 4 का क्यूब कर दिया। तो भाई देखो ना, जितना आप पहले आपको प्रॉब्लम हो रही थी 5 वाले में, 5 वाले में आपको बॉइंट थी में क्या हो रही थी, इसको डुबाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, बट 4 वाले में तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि फोर्स लगेगा ही नहीं। अगर आप मान लो 1 सेंटीमीटर का छोटा सा क्यूब लोगे तो क्या होगा, उसका बॉइंट फोर्स और कम होगा। भाई जितनी हल्की चीज़ होगी उसमें बॉइंट फोर्स भी तो कम लगेगा, और जितनी हैवी चीज़ होगी उसमें बॉइंट फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। सीधी सी बात है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका सेकंड पार्ट का आंसर क्या आएगा, बॉइंट फोर्स विल डिक्रीज। सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम ये, बॉइंट फोर्स
will decrease because side is reduced to 4 centimeter. As mass decreases, so density decreases, so buoyant force will also decrease. So density decreases, so buoyant force will also decrease. क्लियर है? ये होगा बी पार्ट करें इसका। कह रहे हैं एक बॉल है जिसका वेट है 4 kg, एक बॉल है जिसका वेट है 4 kg, एक बॉल का वेट है 4 kg, उसकी डेंसिटी है ये, इज कम्प्लीटली इमर्स्ड इन वाटर। इस वाटर की डेंसिटी आपको दे रखी है, कह रहे फोर्स ऑफ बॉयंसी निकाल दो। आपको कह रहे G10 लेना पड़ेगा आपको। तो बी पार्ट हम यहाँ कर रहे हैं। पहले गिवन है जो वो लिख लें। हाँ जी, जो गिवन है हमें वो लिख ले ज़रा। कह रहे हैं मास कितना है, मास है आपके पास 4 किलो, 4 किलो का मास है, और डेंसिटी उसकी जो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है वो कितनी है, वो है 4000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, डेंसिटी को हम इसे रो से दिखाते हैं। रो से सिंबल होता है ये डेंसिटी का ना, डेंसिटी को रो से दिखाया जाता है। इस कम्प्लीटली इमर्स इन वाटर, जो वाटर की डेंसिटी है, जो डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है आपको, रो सिंबल होता है रो डेंसिटी का, वो है 10 की पावर, दैट इज वो 1000 होती है वैसे भी, kg पर मीटर क्यूब। कह रहे फाइंड द फोर्स ऑफ बॉयंसी ऑन इट, और कह रहे जी ले लो, जी कितना ले लो, जी ले लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भाई एफ का सीधा फॉर्मूला होता है हमारे पास, जब बॉयंसी गिवन होती है तो एफ का सीधा फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू वी इंटू रो इंटू जी, वी इंटू रो इंटू जी। रो मतलब वी मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक है, रो मतलब डेंसिटी, और जी आपको पता ही है, जी क्या है मेरा, जी हमारा 10 है, जी मतलब एसेलेशन ड्यू टू एस, जो एसेलेशन गिवन है आपको। वैल्यू डालो, आंसर आ जाएगा। सिंपल वैल्यू पुट करनी है हमने इसके अंदर, बस दैट्स इट। ठीक है, तो वैल्यू पुट करें तो उसके लिए मुझे डेंसिटी निकालनी पड़ेगी ना, और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है मुझे, 4 है, और इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम चाहिए होगा मुझे, तभी हमारी डेंसिटी निकलेगी। तो भाई वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम निकाल ले, फिर हम पुट करते हैं इसमें। ठीक है, हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो वॉल्यूम, मास कितना है इसका, मास कितना है 4 किलो, और डेंसिटी कितनी है, ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ये होगी 4000। आप काटोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1/1000। 1/1000 क्या, मीटर क्यूब। इसको डेसिमल में मत जाओ, इसको ऐसे एज इट इज़ छोड़ दो, क्योंकि फॉर्मूले पुट करने वाला हूँ मैं। इसको आप एज इट इज़ छोड़ दो, फॉर्मूले पुट कर दूंगा मैं ना, ये यहाँ कर देता हूँ। हाँ जी, ठीक है, क्या हो गया इसको, यहाँ देखो, आगे देखो, फॉर्मूला डाले एफ इज इक्वल टू मैंने बताया वी इंटू रो इंटू जी। तो वॉल्यूम है मेरे पास, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 1/1000, और रो कितना गिवन है मुझे पानी का, इंटू 1000, और जी कितना गिवन है, जी है 10। सिंपल गया ये, इसलिए मैंने कहा था मत काटना, इजी हो गया ना। तो फोर्स आ चुका है आपके पास, कितना आ चुका है, तो 10 न्यूटन का लगेगा फोर्स जब वो बाइंसी ऊपर डालेगा। भाई कहना क्या चाहता है, ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। वो कह रहा है ये एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास ना, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं पानी में डाल रहा हूँ, पानी में डाल रहा हूँ, जिसका जी 10 है, तो मुझे बताओ फोर्स कितना लगेगा। तो हमने सीधा फॉर्मूला पढ़ा है, ये एफ इज इक्वल टू क्या, वी इंटू डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन। नहीं पढ़ा आपने तो इसको नोट कर लो, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, जैसा कोई क्वेश्चन है नहीं जिसमें फॉर्मूला अप्लाई हो रहा हो। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, इस चीज़ को नोट कर लो। हमने पहले, हमें क्या चाहिए, हमें इसके वॉल्यूम चाहिए था। किसका वॉल्यूम चाहिए था, ये वॉल्यूम किसका है, ये ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है। ठीक है, ये डेंसिटी किसकी है, ये डेंसिटी वाटर की डेंसिटी है। तो वाटर की डेंसिटी तो क्वेश्चन में गिवन थी, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मैंने निकाल लिया, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास ये रहा, डेंसिटी ये रहा, डिवाइड करा, 1/1000 आया। क्लियर है, ये आ गया। ये मुझे 1000 गिवन था, 1000 डाल दिया, कट गया, और ये मुझे 10 गिवन था, तो एफ आ गया मेरे पास 10 न्यूटन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि एग्जाम्पलर में गिवन है, एग्जाम्पलर में है तो एग्जाम में आएगा, तो इसलिए रिस्क नहीं लेना, करके ज़रूर जाना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्लियर है। तो हमारी पूरी एग्जाम्पलर ख़त्म होती है। आई होप आप सबको समझ आया होगा एग्जाम्पलर के। ठीक है,
आई होप सबको समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट्स में लिख देना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, या फिर आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर देना, आपका कोई भी डाउट हो, ठीक है, मैं आपकी हेल्प करूंगा। मैं आपके साथ हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, आपको 0 से लेकर 100 तक लेके जाऊंगा, स्कोर मैं करा के रहूँगा, दैट इज़ द प्रॉमिस। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।